तो वीडियो का टाइटल देख के तो पता चल जाएगा आपको। तो आज का हम चैप्टर करने वाले हैं वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक है हम नोट्स ही पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, मेरी राइटिंग गंदी है, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म होता क्या है? When two types of government work together is known as federalism। जैसे अपना इंडिया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करती हैं और पावर डिवाइडेड होती है इनके बीच में बस। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर 2 और मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट होनी चाहिए तभी वो कंट्री फेडरलिज्म कहलाएगी। इसमें हम यही पढ़ेंगे। और ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। ओन जुरिडिक्शन मीन्स कोई एरिया पे, मतलब इज एन एरिया विच इज समवन एज लीगल अथॉरिटी, मतलब किसी के अंडर हो, जैसे पुलिस वालों के अंदर होती है, आर्मी वालों के अंदर कुछ और एरिया। देखा ना, एरिया ऑफ कंट्रोलिंग स्पेसिफिक मैटर ऑफ जुरिडिक्शन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। और जुरिडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारे जो भी एरिया हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है किसके अंडर आते हैं। पुलिस वालों के कौन सा एरिया अंडर आता है, आर्मी वालों के कौन सा एरिया अंडर आता है, ये सब सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। 4th, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो फंडामेंटल से रिलेटेड, तो कोई भी गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। उसके लिए दोनों गवर्नमेंट या फिर और भी मेंबर्स के अप्रूवल और उनके व्यूज सही होते हैं। मान लो कभी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लड़ाई होगी, मान लो, तो जब इनके बीच में लड़ाई होगी और जो इनकी लड़ाई को मतलब सॉल्व करेगा वो होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इन डिस्प्यूट कोर्ट इंटरप्रेट्स कंडीशन एंड मेक द फाइनल डिसीजन। मतलब कोर्ट कोई भी हो सकता है, मेनली सुप्रीम कोर्ट ही होता है। और जो भी रेवेन्यू होता है, जितना पैसा होता है गवर्नमेंट के पास, सारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है कितना होना चाहिए। और फेडरलिज्म का क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। तो जरा एक बार 1 सेकंड यार, पेज की अब नहीं आएगा। तो आपको लिखना है फेडरलिज्म का जो मोटिव है वो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टू प्रमोट कंट्री। ओके, अकोमोडेशन, रीजन, डाइवर्सिटी। पूरी बुक में सेम लाइन लिखी है, आपको दिखा देता हूँ मैं। सेम लाइन लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये अच्छे से लिख के आना। फेडरल सिस्टम दस अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव to safeguard and promote unity of country while at the same time accommodate religion diversity। जैसा कि मैं टेस्ट भी लेता रहूँगा, मैं आपको टेस्ट अपलोड कर दूंगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि चैनल नए स्टार्ट हुआ है और इतनी भी मतलब स्टूडेंट्स नहीं आ पाए। 14 सब्सक्राइबर्स हो गए अभी तक मेरे। शेयर करो, ओके, तब जाके क्विज में थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। ये देख चुके हैं हम। अब देखो, फेडरलिज्म होती है 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है कमिंग टुगेदर और एक होती है होल्डिंग टुगेदर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। कमिंग टुगेदर का मतलब ये होता है कि मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर यूनिट। मतलब छोटे छोटे स्टेट्स को मतलब जोड़ के एक बड़ी कंट्री यूनिटी बन जाती है, बिगर सोसाइटी, टू फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी। और इसमें सारी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है। स्टेट्स जैसी होगी, स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास इक्वल पावर होती है। एग्जांपल ले लो कंट्री का, यूएसए ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, स्विट्जरलैंड ले लो, जहाँ तक कि कनाडा भी है। और जो मैंने आपको बताया ना कि ये फेडरलिज्म की, देखो ये सारे 5 पॉइंट हैं। मैंने भी उसमें थोड़े इजी वे में लिखा है, पर आप ये भी लर्न कर सकते हो अगर आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये समझ लो, अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे, बस की वर्ड्स याद रख लेना, की पॉइंट्स। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। टू होल्डिंग टुगेदर फॉर
होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये 2 टाइप्स का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या होता है, लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन स्टेट्स से सेंटर। जैसे अपना इंडिया हो गया, पावर डिवाइडेड है ना, स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है। जैसे कि अब के टाइम में सेंटर में बीजेपी है और स्टेट के हिसाब से अलग। दिल्ली में जैसी आम आदमी पार्टी है, वही देखें तो हरियाणा में देखें तो जेजेपी पार्टी है, जेजेपी भी है, बीजेपी भी है, दोनों कोलिजन है ना, कोलिजन गवर्नमेंट है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर सर मनोहर लाल खट्टर जी है और डेप्यूटी सीएम वहाँ के दुष्यंत चौटाला जी है। ओके, और देखो स्टेट्स है अनइक्वल पावर। सारी इंडिया में जितनी भी स्टेट देख लो, किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम। एग्जाम्पल ले लो, जम्मू के पास कम पावर है, भाई देखो दिल्ली में ज़्यादा पावर है। और ये इस चीज़ का फ़र्क, अपने इंडिया में हर एक स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। हर एक स्टेट का अपना अलग लॉ होता है, अपना अलग लॉ बना सकती है। देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से, आप समझ जाओ। जैसे इस बार बहुत ट्राई कर रहा था आम आदमी पार्टी ने सेंटर में आने की, बट आनी पाई, बीजेपी आ गई दोबारा से। एग्जाम्पल ले लो, इंडिया, बेल्जियम, स्पेन एक्सेट्रा। अब देखो क्वेश्चन है, इफ फेडरलिज्म वर्क ओनली इन बिग कंट्री, व्हाई डिड बेल्जियम अडॉप्ट इट। बेल्जियम ने अडॉप्ट इसलिए करा क्योंकि आपने भी, मैंने पावर शेयरिंग में बताया था। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, चलो मैं तब भी बता देता हूँ। क्योंकि वहाँ पर आपने देखा था पॉपुलेशन जो थी उसकी लैंग्वेज हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, तब जाके उन्होंने होल्डिंग ली थी। तभी तो आपने देखा होगा जैसे बेल्जियम के पास, बेल्जियम और ब्रुसेल जो बेल्जियम की कैपिटल है, दोनों में अनइक्वल पावर होगी थी, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम। तब जाके तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम चेंज हुआ था, फिर उन्होंने सारे मिनिस्टर इक्वल रखे थे वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं। इज इंडिया फॉलो फीचर्स, यस आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। इंडिया में 3 लेवल से गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, मतलब पंचायत वगैरह होगी। हर एक एरिया का अपना अलग जुडिक्शन है। इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो करता है, जो ये मैंने आपको बताया। देखा जाए तो अगर मान लो लॉ चेंज करना हो, जैसे मैंने आपको बताया था, तो 2/3 वोट्स ये होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड मोर देन हाफ स्टेट्स मस्ट पास द बिल टू एक्सचेंज द लॉ। ओके, और देखो मैंने आपको कहा था इंडिया में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेते हैं, बाकी कंट्री का पता नहीं मुझको। अब आ जाओ 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजिडरी लिस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं यूनियन लिस्ट से। इसमें सारी नेशनल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंक करेंसी हो गया, वार वगैरह होगी। स्टेट में देखते हैं, इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो मैं सब बेसिक से बात है, इसमें आ गई पुलिस, आ गई ट्रेड, आ गई एग्रीकल्चर, आ गया इरिगेशन, आ गया। कॉन्करेंट में दोनों गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और इसमें आगे जैसे एजुकेशन आ गया, मैरिज आ गया, अडॉप्शन आ गया, डिवोर्स आ गया। अब देखो रेजिडरी जो है वो आई थी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आई है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, तो जब जाके कोई भी सब्जेक्ट लाइक ई कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो गया, तो वो सारे इसी के अंदर आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है और इंक्लूड सब्जेक्ट्स का, हाँ मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी वैसे चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। हाँ एक टॉपिक रह गया, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। चलो हम डिसेंट्रलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से पावर छीन ली जाती है और वो लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, उससे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार, मैंने सैम्पल पेपर्स में देखा था। देखा जाए इन 1992 लोकल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ गई थी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से पावर छीन ली थी।
इससे क्या हुआ, अमेंडमेंट्स थ्रू 1992, इससे क्या हुआ 1/3 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व होगी, SC/ST की OBC के लिए रिजर्व होगी और रेगुलर इलेक्शन होने लगे। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन इनको कंडक्ट कराता था और जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई भी उसके कंट्रोल में नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है इलेक्शन कमीशन। ओके, 5th पॉइंट देख लें, स्टेट गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर। अब स्टेट गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करते थे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर देख लो, जिला परिषद, ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। अब जो पंचायत का हेड होता है उससे कहते हैं सरपंच, और देखा जाए म्युनिसिपैलिटी हेड होता है, जो म्युनिसिपैलिटी होता है अपने सिटीज में उनके हेड को मेयर कहते हैं। और जो भी ग्राम सभा होता है वो सारे एल्डर मेंबर का कंसिस्ट करता है। देखा जाए तो कलेक्टर कहते हैं उसको, चेयरपर्सन को, जिला परिषद के हेड को कलेक्टर कहते हैं। और इलेक्टेड होता है पंचायत समिति के मेंबर से, और जो पंचायत समिति का हेड होता है उसे हम ये भी कह सकते हैं मंडल समिति और ब्लॉक समिति। बस इस हिसाब से हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। बाकी ये दोनों क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज। आई होप आपको अगर चैप्टर समझ आया हो आप कमेंट में बता देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और इसके मैं क्वेश्चंस डालता रहूँगा। ओके, मैं इसके अभी टेस्ट पेपर बना दूंगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, इसी के हिसाब से हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। देखो मैंने आपको सारा बता दिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आप तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1 मिनट, लिंग्विस्टिक स्टेट्स रह गया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स रह गया, सेंटर स्टेट रिलेशन रह गया, तो ध्यान दिया नहीं मैंने, बता देता हूँ। पढ़ लो यार, चलो मैं तभी बता देता हूँ। 21 लैंग्वेज होती हैं अपने को, आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देते हैं वो 22 लैंग्वेज में दे सकते हैं। स्टेट के पास अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। इंग्लिश एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और इंडियन स्टेट गवर्नमेंट। जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वही कम्युनिकेट में होती है, सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई भी बिल हो वो इंग्लिश में होता है। हमारी इंडिया की पहली बात ये जान लो, नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं कोई। हमारी गवर्नमेंट उसे प्रमोट करती है, नेशनल नहीं है वो, प्रमोट करती है हिंदी को, नॉट इम्पोज्ड। उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक लैंग्वेजिक पॉलिसी। सेंटर स्टेट के रिलेशन देख लो, ये तो आपने पढ़े भी होंगे, कोलिशन गवर्नमेंट ही है। कई मान लो जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल एंड सेंटर स्टेट डिड नॉट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज देयर राइट्स इन द पार्टी रूलिंग इन सेंटर एंड स्टेट। पहले क्या होता था, जो मैं बताता हूँ पहले की स्टोरी क्या थी, कि पहले ना सेंटर में गवर्नमेंट टिकी रहती थी बहुत लंबे टाइम तक। जैसे कांग्रेस का एग्जांपल ले लो, वही स्टेट गवर्नमेंट को चांस ही नहीं मिलता था, वोट्स ही नहीं मिलते थे, तो फिर उन्होंने नाउ द रूल ऑटोनॉमी बिकेम पावरफुल। अब आज के टाइम में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावरफुल हो चुकी है एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू डिसमाइस स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी हटाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो भी उन्होंने अपने खुद के स्टेप्स करे ताकि लोग उनसे इम्प्रेस हो जाए, तब जाकर स्टेट गवर्नमेंट को भी हटाना मुश्किल हो गया है। मैं डिसेंट्रलाइजेशन बता चुका हूँ, इसी चैप्टर हो चुका कंप्लीट। बाकी मैं क्वेश्चन की डिटेल आपको दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।